हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th एसपी के फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है, अभी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पहले कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब क्या है ये पहले शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में हमको आगे पढ़ना ही है। ठीक है, देखिए कॉरपोरेट फाइनेंस ये एक वर्ड नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ एक कंसेप्ट है। ये एक ही पूरा वर्ड नहीं है, दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ कंसेप्ट है। फर्स्ट वर्ड है आपका कॉरपोरेट। कॉरपोरेट मतलब क्या, तो आपने 11th के आपके एसपी के करिकुलम में देखा हुआ है कि जब भी कोई एंटिटी कोई लॉ के अंदर अगर रजिस्टर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी या फिर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, मेनली पर्सन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन होता है वो नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न होता है, और जो अननेचुरल पर्सन है या फिर जिसको हम लोग हमारे लॉ की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम जिसको बुलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जिस्टेंस कैसे आता है, तो जब कभी भी वो कोई लॉज में, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 में या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर कोई भी स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, या फिर ऐसे कोई भी दूसरे एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है एज अ पर्सन, तब हम उसको क्या बुलाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या फिर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। ठीक है, ये जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ है इनका मनी मैटर्स, इनका जो फाइनेंशियल मैटर्स है या फिर इनके जो मनी मैटर्स है वो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कॉरपोरेट और फाइनेंस, उनके मनी मैटर्स पढ़ने हैं हमको। इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ के क्या करना है, मनी मैटर्स हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सर बस मनी मैटर्स इन लोगों के लिए रहते हैं क्या, इनको ही बस पैसा लगने वाला है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपको हर तरह के लाइफ में आपको काम में आएगा। आपका अगर छोटा सा दुकान है, आपकी छोटी सी पान का ठेला है आपका, या फिर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, या आपका बड़ा सा कोई मॉल है, बड़ी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो भी आपको ये उतना ही एप्लीकेबल है। आप प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस है आपका, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ भी हो, आपको सब चीज़ें वैसे ही एप्लीकेबल है। लेकिन क्योंकि हमारा एसपी सब्जेक्ट ये स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट, कंपनीज और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस के ऊपर खास ध्यान रखता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, कॉर्पोरेट फाइनेंस नाम दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसके अंदर क्या बोला हुआ है, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, पैसा मतलब क्या होता है, फाइनेंस मतलब क्या होता है, फाइनेंस मतलब क्या होता है कि भाई आपको पैसा कहाँ से आ रहा है वो देखना है, और आप पैसे को किस तरह से यूज़ कर रहे हो वो देखना है। ठीक है, आप पैसा संभाल रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, पैसा आपको सही सोर्स से आ रहा है क्या, जो पैसा आपको आ रहा है वो उसका कॉस्ट आपको क्या लग रहा है। पैसा अगर आप यूज़ कर रहे हो, समझो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट पे करनी है, वो पड़ रही है, वो आपको ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है, कौन सी दूसरी बैंक आपको कम रेट पे लोन दे रही है क्या, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके साथ में मतलब पैसे आने का भी आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा आप पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, जो खर्चा आप कर रहे हो वो बिज़नेस के लिए सही खर्चा है क्या, कि बिज़नेस के लिए कुछ काम का नहीं है, हम लोगों ने नीडेड एक्सपेंस कर दिया या फिर वेस्टफुल एक्सपेंस कर दिया है क्या, तो इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे अल्टीमेटली आने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आगे क्या बोला हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। आपका पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, ये आपको इसके अंदर दिया हुआ है, इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया रहेगा। उसके बाद में पैसे का इंपॉर्टेंस उन्होंने बोला हुआ है कैसा, तो कोई भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल कैसे बन सकती है, तो भाई पैसे के थ्रू ही बन सकती है। अगर उसके पास फाइनेंस उसका ठीक से नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक इमेजिन कर देखिए ना, अगर कोई कंपनी है जो बहुत सालों से पैसा कमा नहीं रही है, यानी कि प्रॉफिट्स कमा नहीं रही है, वो कितने साल तक चल पाएंगे, वो ज़्यादा साल तक चल पाएंगे क्या, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएंगे क्या, अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो हर साल प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं, हर साल लॉसेस ही इंकर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका कैपिटल धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल धीरे धीरे ख़त्म होगा तो उनको उनके एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ेगा, उनको उनकी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, शायद फैक्ट्री और बहुत सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली उनका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो कॉरपोरेट एंटिटी ही सर्वाइव कर पाएंगी नहीं। लेकिन वही अगर उन्होंने उनका फाइनेंस अच्छे से संभाला, मनी मैटर्स अच्छे से संभाल लिए, तो क्या हो जाएगा,
कंपनी अच्छे से प्रॉफिट्स कमाएंगी, कंपनी अच्छे से प्रॉफिट्स कमाएंगी तो उनको हर बार नया पैसा उनके पास अवेलेबल रहेगा, जिससे वो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, एक्सपांशन कर पाएंगे और बिजनेस को और बढ़ाएंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, और वही काम हमको इस कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर पूरी अच्छी तरह से समझ कर लेना है। ठीक है, आगे मिस्टर हेनरी फोर्ड बोल रहे हैं कि मनी इज योर आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मिस्टर हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड मोटर्स के फाउंडर थे और उनके पोते का भी नाम हेनरी फोर्ड था, हेनरी फोर्ड जूनियर उसको बुलाते थे, जिनको बहुत बड़ा एक इनोवेटर माना जाता है। उन्होंने क्या बोला कि भाई पैसा ऐसी चीज़ है, ये आपके आर्म या फिर लेग जैसी है। आप इस चीज़ को, अगर इस आर्म या लेग को अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी, बहुत दिन ऐसे रह के अखड़ जाएगी तो आपको उसको पैरालाइज्ड फील करने लगोगे, वो यूज़ में नहीं रहेगा और अल्टीमेटली आप उसको पड़े पड़े सड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो लूज़ हो जाएगी आपके पास से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त के दादाजी ने उनके बहुत सारे पैसे उनके एक तिजोरी में डाल के रख दिए थे। ठीक है, वो उनकी सेविंग इसलिए उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया उसके बाद में उस तिजोरी को मैं डाल के रख दिए उन्होंने पैसे, एंड उसको जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे उन्होंने नोट चेंज करने के लिए वो पैसा निकाला तो उसमें दीमक लग गई थी, मतलब उसको कीड़ लग गई थी और उसके जो बहुत सारे ये थी नोटें थी उसको बहुत सारे कीड़े खा चुके थे। अगर वो कीड़े खा चुके थे तो वो पैसा कुछ काम में आया क्या, बड़ी तिजोरी भर के पैसा कुछ भी काम में आया नहीं। ठीक है, और वही अगर वो दादाजी अगर उस पैसे को शायद फिक्स डिपॉजिट में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी तरह के बिजनेस में, गोल्ड में, सिल्वर में, ये जगह पे भी अगर इन्वेस्ट करते थे तो क्या होता था, पैसा बढ़ता था। अगर हम लोगों ने पैसे को यूज़ किया और वो भी अच्छे तरीके से यूज़ किया तो क्या होगा, पैसा आपका हमेशा बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर आपने पैसा अच्छी तरीके से यूज़ किया नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पैसा कम होता जाएगा, डेली उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। ये चीज़ पैसे के साथ में होती है। ठीक है, जैसे आपको आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे टाइम पे 1 रुपये में तो बड़ी हम लोग कैंडी खाते थे, चॉकलेट खाते थे, आप अब तुम लोगों के टाइम पे 10 रुपये में भी अच्छी नहीं आती, हम लोग भी 10 रुपये की चॉकलेट खाते नहीं, हम लोग भी 50 रुपये 100 रुपये की चॉकलेट सभी खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, रोज़ के रोज़ मनी की वैल्यू कम होते जा रही है। मनी की वैल्यू कम होते जा रही है उसकी बाइंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पैसा हर किसी को आज भी चाहिए, उसकी वांट नहीं ख़त्म हो रही है, उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही है। इस तरह से हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा आपके पैसे को इस तरह से यूज करना है, इस तरह से इन्वेस्ट या फिर इस तरह से स्पेंड करना है कि वो आपको मैक्सिमम फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे, आपका उसके अंदर कुछ भी नुकसान ना हो। और यही चीज़ का आर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फिनांस। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो मिस्टर हेनरी फोर्ड ने ये चीज़ बहुत ब्रीफ में और बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मनी क्या है, तो हमारा हाथ या फिर पैर है जिसकी हमको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग पैरालाइज कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसको हमको हमेशा अच्छी तरीके से यूज़ करना है, फालतू तरीके से यूज़ करना नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक्चुअल क्यूरिकुलम में आते हैं। इसके ऊपर जो मिस्टर हेनरी फोर्ड ने बोला और बहुत सब चीज़ें हैं वो आपको क्यूरिकुलम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चैप्टर में क्या होने वाला और कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंट समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग पे आते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, देखिए अभी इन्होंने क्या बोला है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होता है, तो आपको क्या करना रहता है, कैपिटल रेज करना रहता है और उसका यूज करना रहता है। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या, आपको पैसा पहले रेज करो, मतलब पैसा आप पहले लेके आओ बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और वो पैसा आने के बाद में उसका एप्रोप्रिएट यूज़ करो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है सर, आपको बस पैसा मिल गया आप एक बार तो आप खुश नहीं हो जाओगे क्या, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। मिस्टर विजय माल्या को भी 7,000 करोड़ रुपए लोन के अंदर मिल गए थे, उन्होंने उतना पैसा रेस कर लिया था, लेकिन क्या उन्होंने अच्छे से उसको यूज़ किया, क्या उन्होंने उससे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स की, नहीं की। उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी पार्टीज की। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने पर्सनल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, उनकी लाइफस्टाइल कुछ अच्छे अलग ही लेवल की थी, उनको रोज़ पार्टीज चाहिए थी, रोज़ सेलिब्रिटी गेस्ट चाहिए थे, उनको वो पे करते थे, कुछ करते थे, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो पैसा उनका वहाँ पे अटका। उसके अलावा उनके बिज़नेस के साइकिल
साइक्लिक रीज़न भी थे कुछ तो भी, कि उस टाइम पे ब्रेंट क्रूड वगैरह के रेट ज़्यादा थे, उस वजह से वो और उस टाइम पे वो सस्ते में भी उनकी एयरलाइन की सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, इसकी वजह से भी वो शायद उस तक सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन अनदर वे उन्होंने उसका यूटिलाइजेशन भी इतने अच्छे तरीके से किया नहीं। इसका इंजाम आप देख रहे हो अभी क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या हो रहा है। मिस्टर विजय माल्या 7,000 करोड़ रुपए का लोन अपना चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बिजनेस फाइनेंस में बस क्या देखना है, रेस करना, पैसा ले लिया 7,000 करोड़ रुपए ले लिया और उसका मस्त आराम करना है, इस तरह से हमको देखना नहीं है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको रेस करना भी सीखना है और उसको अच्छी तरह से यूज़ करना भी सीखना है। आपको किसी ने 1,000 रुपये दे दिए और उस चीज़ से अगर आप क्या कर रहे हो, बस कोई प्ले स्टेशन पर जाके काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेल रहे हो, सर्फर्स पे जा रहे हो और उधर ही सब चीज़ें खेलते बैठ रहे हो, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर उससे कोई चीज़ काम की चीज़ लोगे आपके लिए, या फिर कोई खाना वाने की पार्टी शार्टी करोगे, कुछ करोगे, तो आपके लिए शायद फ्रूटफुल यूज़ रहेगा। कोई उससे क्या करेगा, तो शायद कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, कोई 1,000 रुपये उस बैंक में डालना चाहेगा और उससे और ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो रेस करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रेस करना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत लोगों को बहुत कोई भी मुंह में आए वो अमाउंट नहीं मिलती। हमको उसके लिए रेजिंग का भी फंक्शन हमको अच्छे से समझना है और पैसा कैसा यूज़ किया जाए, फाइनेंस कैसे यूज़ किया जाए, वो भी हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। इट डील्स विद एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। उसके अंदर क्या क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ में क्या करने वाला है, आपका कॉरपोरेट फाइनेंस काम करने वाला है, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, ये समझ लो, ठीक है। मैं आपको इसका एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हर किसी के घर पे चाय अलग अलग तरीके से बनती है, ठीक है। कोई क्या करता है, आधा दूध आधी पानी के साथ में चाय बनाता है, कोई 2 चम्मच शक्कर डालता है, कोई 3 चम्मच डालता है, कोई बिना शक्कर की क्या है, कोई 1 शक्कर चम्मच के साथ चाय पीता है, कोई पूरे दूध की चाय पीता है, कोई पूरी लेमन टी जैसी चाय पीता है जिसके अंदर दूध का एक बूंद नहीं गिरता, कोई क्या करता है, चाय के अंदर थोड़ा सा 20-30% दूध रहेगा, बाकी की पूरी पानी रहेंगी, या फिर कोई लोग बस नाम के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके की क्या होती है, हर जगह पे चाय बनती है, ठीक है। कोई उसके अंदर अदरक डालेगा, कोई इलायची डालेगा, कोई गरम मसाला, काला मसाला, मिसल का रस्सा, क्या क्या नहीं डाल सकता, हर चीज़ डाल सकता बंदा, ठीक है। वो हर किसी का अपना चॉइस रहेगा और हर किसी का अपना टेस्ट रहेगा, उसको वो टेस्ट सूटेबल रहेगा। ये भी क्या है, चाय का हर जगह पे अपना अपना स्ट्रक्चर है। किसी का 50-50% स्ट्रक्चर है चाय के अंदर दूध का और पानी का, किसी का 100% दूध का स्ट्रक्चर है, किसी का 100% पानी का स्ट्रक्चर है, किसी का 20-80 रेशो है, किसी का 80-20 रेशो है, किसी शक्कर के हिसाब से अलग अलग रेशो है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना स्ट्रक्चर है और उस तरीके से ही उसको वो चाय सूटेबल है, ठीक है। ऐसा ही कैपिटल में भी क्या होता है, हर किसी कंपनी के लिए अपना एक अलग सूटेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप जब जो आप में से कुछ लोग सीए इंटर में जाएंगे या फिर सीएस में जाएंगे, सीडब्ल्यू में जाएंगे, या फिर एमबीए भी करने वाले लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे सम्स करने हैं। हमको इस चैप्टर के अंदर भी और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ये लोग क्या, इसमें क्या रहने वाला, आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अंदर प्रपोर्शन रहेगा कि आप डेप्ट कितना ले रहे हो, 50% ले रहे हो, और इक्विटी कितना ले रहे हो, 50% ले रहे हो, या फिर 100% कर रहे हो, पूरा डेट लेकर काम कर रहे हो, पूरे उधारचंद फकीर चंद हो आप, या फिर पूरा का पूरा खुद का पैसा लगाकर काम कर रहे हो, पूरा जिगर वाले बंदे हो आप, या फिर उसके अंदर 80-20 रेशो या फिर 20-80 रेशो है, उसके अंदर और अलग तरह के आप मिक्सचर्स कर सकते हो। आप समझो 100 करोड़ रुपये का आपको फंड चाहिए, तो 100 करोड़ रुपये के अंदर 50 करोड़ रुपए शायद आप इक्विटी से रेज कर सकते हो, 50 करोड़ रुपए आप डेट से लोगे, तो डेट में लेते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डिबेंचर से 25 करोड़ रुपीज़ ले सकते हो, आप बैंक लोन से 25 करोड़ रुपीज़ ले सकते हो। ऐसे करके आपका 50-25-25 करके आपका 100 करोड़ रुपीज़ का फंड बनेगा और ये आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल। अब दोस्तों ये चीज़ समझो कि यहाँ पे हम लोग जो अकाउंट्स में कैपिटल का मीनिंग लेते थे, वो कैपिटल का मीनिंग आने वाला नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का कंसेप्ट थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे कैपिटल मतलब बस ओनर ने लाया हुआ फंड्स, ये नहीं होता, वो अपने अकाउंट्स में हम लोग उसका वैसा ही मीनिंग लेते हैं। आप इनकम टैक्स में जाओगे, उसमें थोड़ा सा मीनिंग स्लाइटली चेंज होगा। आप फाइनेंस में आओगे, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फाइनेंस पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एसपी नहीं है हम लोग। मैंने तुमको पहले ही बोला था जब मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस का लेक्चर बोला था कि इसके अंदर हम लोग बिजनेस कैसे होता है वो समझने वाला है, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पैसा हम लोग लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में यूज़ करने वाले रहते हैं,
फॉर दैट बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसके अंदर फिर ओनर ने लगाया खुद का पैसा भी आएगा, फिर ओनर ने बोरो किया पैसा भी आएगा, डिबेंचर से लाया पैसा भी रहेगा, बैंक से आया पैसा भी रहेगा, कोई पर्सनल लोन लिए, कोई फ्रेंड्स फैमिली से, वो वाले पैसे भी आएंगे। ये सारे के सारे पैसे किस में आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ों का ही मिलाकर जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे कॉरपोरेट फाइनेंस में हमको क्या देखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है। मतलब रेशियोज ऑफ कैपिटल कौन से अपने लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगे, किस तरह की चाय अपने लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगी, वो हमको देखना है। और दूसरा, हम लोगों को इससे कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने हैं, हम लोगों को वो भी देखना है। हम लोगों ने ऐसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, ऐसे जगह पे पैसा डालना चाहिए जहाँ से हमको मैक्सिमम रिटर्न्स हो। अनलाइक मिस्टर विजय माल्या, जिन्होंने कोई गलत तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बाद में उनको महंगा पड़ गया है। फिर ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपने लाइफ में देखा रहेगा। कोई लोग क्या करता है, स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट करता है किस टाइम पे, जब मार्केट पीक में रहता है, एंड बाद में क्या हो जाता है, जब मार्केट नीचे आता है तब उनके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बहुत ध्यान से लेने हैं, और आपको इस कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर यही करना है। आपको ये रेजिंग और सोर्स देखना है, और उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है पैसे को, यही देखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा इसी तरह से काम करने वाला है आपका। अभी हम लोग आगे जाते हैं उसके डेफिनेशन के पास। ठीक है, मिस्टर हेनरी होगलैंड ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हुए कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। उन्होंने क्या व्यू एक्सप्रेस किया, देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द प्राइमरी विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, हेनरी ऑगलैंड भी यही बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस किस चीज़ से डील कर रहा है, किस चीज़ से, प्राइमरीली डील कर रहा है। मतलब इसके और सेकेंडरी फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डील किस चीज़ से कर रहा है भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो भाई एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। क्या करने वाले अपन, पैसा कहाँ से अक्वायर करने वाले, पैसा कहाँ से रेस करने वाले हैं, कहाँ से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से बनाएंगे, और उसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। हम लोग यूज़ कैसे करेंगे मतलब कहाँ पे पैसा हम लोग स्पेंड करेंगे, कहाँ पे पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सी एसेट्स खरीदेंगे, कौन सी एसेट्स खरीदेंगे नहीं, या कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे। यही चीज़ हमको क्या करनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हमको समझनी है। आगे देखिए क्या बोला है, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर नुस्ता पैसा कहाँ से लाना और उसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना, बस यही आएगा क्या, बस इतना मोटा मोटी इतना ही काम है क्या, नहीं। इसके अंदर जितना आप डिटेल में जाओगे उतने आपको और ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, अपने बर्थडे की उनको ग्रैंड पार्टी देनी होती है। तो ग्रैंड पार्टी देने के लिए अपने को घर वालों ने बहुत सारे पैसे तो दिए हुए नहीं रहते, तो आप क्या करते हो, आपके पॉकेट मनी में से थोड़े थोड़े पैसे पहले से सेव करना चालू करते हो। ठीक है, जिसको आपने शायद प्रूडेंस नाम का कंसेप्ट देखा होगा। ठीक है, कि पैसा हम लोग थोड़ा सा सेव करके रखेंगे, कंजर्वेटिव तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे, ऐसा आपने अकाउंट में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, और पैसा हम लोग सेव करते करते क्या करेंगे, जिस दिन हमको जो हमारा बर्थडे का मंथ आएगा उस मंथ में हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा प्लस मम्मी पापा ने दिया हुआ एक्स्ट्रा का पैसा वो मिला के हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक बजट बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा एक एम सेट किया कि हमको क्या करनी है, बड़ी सी बर्थडे पार्टी देनी है। और उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, आज से थोड़ा थोड़ा सेविंग किया, और 4 महीने 6 महीने के बाद में जब कभी भी अपना बर्थडे आएगा उस टाइम पे और थोड़े से पैसे मम्मी पापा से लेके हम लोगों ने क्या किया, अच्छी सी बर्थडे पार्टी दी। कोई लोग ऐसी चीज़ गाड़ियों के लिए करता है, कोई हर अलग अलग तरीके के सेविंग्स करता है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। मैंने मेरी बाइक के लिए पापा से 20,000 रुपीज़ लोन पे लिए थे, एंड बाकी के पैसे मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके फिर पैसे कमाए, और उससे मैंने मेरी करिश्मा बाइक ली थी। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ती है कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। उसके बाद में आपको कैपिटल मार्केट के साथ में भी डील करना पड़ता है। अब कैपिटल मार्केट मतलब क्या, तो बिजनेस में कैपिटल जहाँ से आता है, आप जहाँ से कैपिटल लेके आ सकते हो, वो आपका क्या रहेगा, कैपिटल का मार्केट। मार्केट इज़ नथिंग बट अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। ठीक है, जैसे आपके लिए सब्जी का मार्केट होता है, जहाँ पे सब्जी बेचने वाला
एक तो फार्मर खुद या फिर उसका जो एजेंट रहेगा या फिर कोई शॉपकीपर है जिसने फार्मर से माल खरीद कर लाया हुआ है वो बंदा रहेगा, और आप खरीदार जो कि उसको कंज्यूम करने वाले वो जहाँ पे मीट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, सब्जी का मार्केट। वैसे दूध का दूध बाज़ार होता है, बुलियंस का सराफ बाज़ार होता है जहाँ पे सोना चांदी वगैरह मिलती है। हमारे नासिक में बर्तन का भांडी बाज़ार है। ऐसे अलग अलग तरीके के बाज़ार होते हैं। वैसे ही कैपिटल का भी एक मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको पैसा लेते आता है। पैसा खरीदते आता है क्या, नहीं, आप क्या करते हो, पैसा रेज करते हो। और कैसा पैसा, कैपिटल मार्केट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस देखेंगे, जहाँ से आपको पैसा बड़े पीरियड के लिए मिलेगा, छोटे छोटे पीरियड के लिए मिलने वाला नहीं। जो छोटे छोटे पीरियड के लिए पैसा मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के अंदर भी आपको क्या मिलने वाला है, सेम ही चीज़ मिलने वाली है, पैसा ही मिलने वाला है। किस चीज़ के लिए, बिजनेस करने के लिए मिलने वाला है। लेकिन कैपिटल मार्केट किस चीज़ के लिए रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए आपको पैसा मिलेगा, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। कैपिटल मार्केट में कितने दिन के लिए मिलेगा आपको, तो लॉन्ग टर्म अलग अलग तरीके से हर कोई अलग डिफाइन कर सकता है। किसी के लिए 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी के लिए 3 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी के लिए 5 साल से ज़्यादा होता है। मोस्टली फाइनेंस में जनरली ऐसा अज्यूम करते हैं कि 5 साल से ज़्यादा अगर आपको फंड यूज़ करना है तो वो कैपिटल मार्केट के रहेंगे, और 5 साल से कम रहेंगे तो मनी मार्केट में रहेंगे। 5 साल और 3 साल दोनों अलग अलग तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके हिसाब से कोई भी अपना थॉट रख सकता है और उसको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म बोल सकता है। ठीक है, तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्या क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, साथ में पैसे के मार्केट का, कैपिटल मार्केट का यानी कि लॉन्ग टर्म के पैसे के मार्केट का, और शॉर्ट टर्म के पैसे का मार्केट यानी कि मनी मार्केट का भी आपको क्या करना है, स्टडी करते रहना है। कौन से टाइम पे हम लोगों ने पैसा लेना चाहिए, कौन से टाइम पे हम लोगों ने पैसा दे देना चाहिए, कब हमको पैसा लेना परवड़ेगा, कब हमको पैसा लेना परवड़ेगा नहीं, ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर और आगे क्या करना है हमको, और एक चीज़ का, और एक मार्केट का स्टडी करना है जो कि है हमारा फेवरेट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। इसका भी हमको स्टडी करना पड़ता है। आपने कब शेयर्स बाय करने के, कब सेल करने के, अगर आपके पास आइडल कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो कंपनीज बहुत बार, मैं आपको आगे जाके एक एग्जांपल देने वाला हूँ, इसके अंदर कंपनी क्या करती है, उसके पास अगर कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए भी थोड़ा सा पैसा है तो क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। समझो 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो 4-5 दिन के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, जैसे भाव ऊपर चले जाएंगे वैसे पैसा निकाल लेंगी, या फिर वो उसको बैंक में दे देंगी, या फिर उसको क्या करेगी, वो म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, और इस तरह से प्रॉफिट लेने का कंपनी कोशिश करती है। छोटे छोटे 2-2 दिन के लिए भी ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट किए जाती है। हम आगे जाकर देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मनी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। आगे देखो क्या बोला है, इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्या आएगा, कैपिटल किस तरह से फॉर्म किया जाएगा, आपको किस अलग अलग तरीके का कैपिटल मिल सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। आप खुद सेल्फ जनरेट करके कैपिटल कैसे ला सकते हो, कंपनी खुद को कैसे फाइनेंस कर सकती है, सेल्फ फाइनेंसिंग जिसको बोला जाता है, मैं खुद पैसा कमाऊंगा और खुद के पैसे से खुद के सपने पूरे करूंगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कंपनी खुद का प्रॉफिट जितना कमाएंगी सारा का सारा डिविडेंड में दे देंगी तो उसके पास कैपिटल कुछ फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। कंपनी क्या करती है, हमेशा जितना भी पैसा कमाती है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन डिविडेंड में सारे शेयरहोल्डर्स को बांट देती है, और थोड़ा सा पैसा क्या करती है, अपने पास संभाल के रखती है। किस चीज़ के लिए, तो उनके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और बाकी सब डिसीजंस के लिए। तो हम इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी देखना है, पैसा बस कमाना है क्या, नहीं, कमाया हुआ पैसा किस तरह से रखना है, उसको पूरा का पूरा डिविडेंड में बांट देना है कि संभाल के रखना है, उससे किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, कब डिविडेंड ज़्यादा देना है कम देना है, इसके ऊपर हम लोग आगे जाके आएंगे। डिविडेंड पॉलिसी नाम का हम लोग फंडा समझेंगे, उस टाइम पे आपको ध्यान में आएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह से काम में आएगा। या फिर फॉरेन कैपिटल भी, आपको फॉरेन कैपिटल भी देखना पड़ेगा इसके अंदर। पैसा बस आप इंडिया से लाया पैसा देखोगे क्या, नहीं, आपको फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। रिसेंटली मिस्टर अंबानी की कंपनी में, जियो में क्या किसने इन्वेस्टमेंट किया है भाई, एफबी ने, फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अराउंड 10%, 9.99% उन्होंने स्टेक लिया है, क्योंकि 10% का उनको एफडीआई अलाउड था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 10% का अलाउड था, तो उन्होंने 9.99% क्या किया है, स्टेक लिया हुआ है। ठीक है, अल्टीमेटली वो आगे जाके उसको बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा उनको अलाउ होने वाला है, वो है 26% का, अलग क्राइटेरिया है, वो अलग चीज़ रहेंगी। तो ये भी क्या है, मिस्टर अंबानी ने किया हुआ क्या, फॉरेन कैपिटल लाया हुआ है, उनके कॉरपोरेट फाइनेंसिंग के अंदर की पॉलिसी है ये, जिससे उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट लाया हुआ है। समझ में आ रहा है।
फिर आगे, इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। भाई अपने को लोन कौन देता है? कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हमको लोन भी तो चाहिए। हमको लोन कौन देता है? बैंक देती है। बैंक नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है, HDB, HDFC बैंक नहीं, HDFC, बजाज फाइनेंस, ऐसे लोग जो कि बैंक नहीं है लेकिन फिर भी आपको लोन देने का काम करते हैं, इनको हम लोग बुलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम करती है। ठीक है, हमको कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर वो भी देखना है कि कौन सी बैंक अच्छी है, कैसी है, उसके साथ में हमको किस तरह से रिलेशन रखने पड़ेंगे, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें भी हमको कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमको समझने पड़ती है। फिर उसके आगे देखो क्या बोला हुआ है, तो मिस्टर फाइनेंस मैनेजर के ऊपर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर रहते हैं, या फिर कभी कभी रहता है कंपनी के अंदर CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, हमारे साथ में कॉमर्स बड़ी में जो CA अक्षय मुथा सर पढ़ा रहे हैं, वो CA अक्षय मुथा सर भी मर्सिडीज़ के एक इंडिश मोटर नाम से कंपनी थी, उसके अंदर CFO थे। वो CA है, उन्होंने उधर काम किया और उसके बाद में उनको टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन कर लिया। तो CFO लोग या फिर फाइनेंस मैनेजर के अल्टीमेट काम क्या होता है, उनके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की। तो उसके अंदर वो क्या क्या करते हैं, तो वो देखते हैं कि कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस है क्या। ठीक है, कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस रहना ज़रूरी है क्या? क्या लगता है आपको? कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस रहना ज़रूरी होता है। फिलहाल जैसी सिचुएशन चल रही है, फिलहाल लॉकडाउन चल रहे हैं, कंपनी के बिजनेस चालू नहीं है, कंपनी के बिजनेस नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी उनको सैलरी पे करनी है, उनको रेंट पे करना है, उनके कुछ इंटरेस्ट कमिटमेंट रहेंगे, उनको वो भी पे करना पड़ रहा है। भले वो 2-3 महीने के बाद में क्यों ना हो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ने वाला हो, लेकिन उस टाइम पे भी तो उनको पैसा तो लगने वाला है ही। तो उसके लिए उनके पास एडिक्वेट फाइनेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट सारे कंपनीज के लिए फ़िलहाल के आज के दिन में कौन कर रहा है, तो मिस्टर फाइनेंस मैनेजर या फिर CFO कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में उनको और क्या मेक श्योर करना है कि वो राइट सोर्स ऑफ फंड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये राइट सोर्स ऑफ फंड्स यूज़ करने के बाद में इसकी कॉस्ट भी कैसी रहनी चाहिए, इनके लिए मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, राइट सोर्स ऑफ फंड यूज़ करना मतलब क्या, कौन सा सोर्स ऑफ फंड हमारे लिए महंगा है, कौन सा सस्ता है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत डिटेल में एक डिस्कशन करना है। ठीक है, मैं आपको बस एक ये देके रखता हूँ, अगले लेक्चर तक हम लोगों को एक असाइनमेंट देके रखता हूँ कि आपको मुझे बताना है कि राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है, कौन सा चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है, किसका कॉस्ट फाइनेंसिंग का सबसे कम है, शेयर्स आपको सस्ता पड़ता है एज अ कंपनी लेने के लिए, या फिर डिबेंचर्स आपको सस्ता पड़ेगा, या फिर बैंक लोन आपको सस्ता पड़ेगा। कौन से सोर्स से पैसा आप जब रेज करोगे तो आपके लिए चीप रहेगा, कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये राइट हर किसी बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, मैं आपको इसमें थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी मेक श्योर करना काम किसका है, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर का काम है। ठीक है, और कंपनी ने जितना भी पैसा रेज किया हुआ है, वो रेज किया हुआ पैसा इफ़ेक्टिवली वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है, कि उसके अंदर उनका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, फालतू खर्चे कर रही कंपनी कि एकदम प्रोडक्टिव खर्चे कर रही है, ये भी मेक श्योर करने का काम किसका रहेगा, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर या फिर CFO करेगा। किस चीज़ के अंदर रहेगा, उनके कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के फंक्शंस पूरे करते हुए रहेगा। ठीक है, ओके, और उसके बाद में उनको क्या देखना है, बस ये चीज़ें कर दी तो हो गया क्या, बस भाई पैसा बराबर होना चाहिए, चलेगा क्या, फिर उसके बाद में राइट सोर्स से लाओ, मिनिमम कॉस्ट लाओ और अच्छे से यूटिलाइज कर लो, खत्म हो गया क्या? नहीं, हम लोग बिजनेस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट रिटर्न होता है, रिटर्न करते हैं हम लोग किसको, ओनर्स को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट को। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल देने की कोशिश करोगे किसको, आपके ओनर्स को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैक्सिमम रिटर्न्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेंगी, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर की रहेंगी। फाइनेंस मैनेजर को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पैसा एडिक्वेट भी रखे, साथ में वो राइट सोर्स से ला के ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कंसेप्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लाए और उसका मिनिमम कॉस्ट रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रहे। उसके बाद में जो भी पैसा उन्होंने रेज किया है वो इस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए कि उसके अंदर से 1 रुपया भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, और अल्टीमेट एम प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा हो और वो मैक्सिमम रिटर्न अपने ओनर्स को दे सके।
ये चीज़ें मेक श्योर करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, फाइनेंस मैनेजर का। किस चीज़ के अंदर रहेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इसके अंदर तो कंपनी का ऑलमोस्ट सब चीज़ें संभव हो जाती है, ठीक है, कि प्रॉफिट बॉटम लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि बिजनेस की कोई भी बॉटम लाइन देखते हैं, ये बॉटम लाइन आपकी बराबर है कि नहीं, ये मेक श्योर करने का काम किसका रहेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट का और फाइनेंस मैनेजर का, उसके हेड का रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ देखिए ये कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, तो दो अलग अलग तरीके के हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। दो डिसीजंस क्या है, शॉर्ट में इन्होंने उसको नाम थोड़े से फैंसी से नाम दिए हुए हैं, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शायद आपको मेरे वजह से दिखता नहीं रहेगा, ये देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं आपको 1 मिनट कैमरा ऑफ करके दिखाता हूँ, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको बोला गया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखता रहेगा ना ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऐसे दो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे करनी होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर करना रहता है, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या होता है, तो वो रेजिंग ऑफ फंड्स होता है, बस आपको पैसा कहाँ से लाना है, ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन है। और जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था ऊपर भी, कहाँ पे पैसा हमको खर्च करना है, किस तरह से पैसा यूज़ करना है, ये हमारा क्या रहने वाला है, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पॉइंट वो है। हम लोग फिलहाल बस फाइनेंसिंग डिसीजन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमको क्या करना है, तो भाई हमको मिनिमम कॉस्ट वाला क्या करना है, कैपिटल लाना है। उसका कैपिटल का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि बिजनेस के लिए उसकी कॉस्ट कम से कम हो, उसका यूटिलाइजेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, और अमाउंट उसको चाहिए उतनी ही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चाय का ठेला लगाना है, चाय की गाड़ी लगानी है, ठीक है, तो चाय की गाड़ी लगानी है तो मुझे किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँ क्या मैं, नहीं। अनलेस एंड अनटिल मुझे ये उले चाय, साहिबा चाय या फिर चाय टपरी, इस तरह से बड़े बड़े ब्रांड करने हैं, ठीक है, तो मुझे चाय टपरी, चाय की कोई भी गाढ़ा करने के लिए, कोई भी ठेला लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा, 50,000 रुपये, लाख रुपये के आसपास बहुत हो गया। पान का भी ऐसा ही बिजनेस करना रहा, पान टपरी वगैरह लगाने, तो इतना अमाउंट मेरे लिए इनफ हो गया। लेकिन वही अगर मुझे सुपर मार्केट करना है तो मेरे लिए 1 आध करोड़ रुपये भी मेरे लिए इनफ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, शायद मुझे वहाँ पे 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपये लग जाएंगे, ठीक है। तो हर बिजनेस में फाइनेंसिंग डिसीजन, आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस अलग अलग तरीके से रहेगा। पान टपरी वाला कंपनी बना के उससे शेयर्स इशू करके 50,000 रुपये का शेयर्स इशू करके बिजनेस चलाएगा क्या, तो नहीं चला सकता। उसको वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट सोर्स से, राइट सोर्स से क्या कर रहा है, पैसा रेज कर रहा है। पान टपरी वाला किसके पास जाएगा, तो पान टपरी वाला शायद बैंक के पास जाएगा 50,000 रुपये का लोन लेने के लिए, या फिर अपनी कोई पर्सनल असेट्स बेच के वो क्या करेगा, कोई सोने वोने की चीज़ बेच के क्या करेगा, उससे पैसा लाएगा और उससे पान टपरी चलाएगा, चाय की टपरी चलाएगा, है कि नहीं। और वही मॉल वाला रहेगा तो वो इस तरह से कर सकता क्या, नहीं, तो उसको शायद शेयर्स ही लाने पड़ेंगे, या फिर 4-5 लोगों को मिलकर साथ में बिजनेस करना पड़ेगा। चलो मॉल अगर हम लोगों ने एक ही बनाया तो 4-5 करोड़ रुपये लगेंगे। अगर हम लोगों को बिग बाज़ार वगैरह जैसी चेन बनानी है, समझो हम लोगों को एक साथ 20-20, 25-25 मॉल करना है, तो 20 मॉल करने के लिए हमको 5 करोड़ रुपये एक मॉल के लिए लग रहे हैं, तो 20 मॉल के लिए कितने लगेंगे, 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ रुपये बंदा कहाँ से लाएगा, अकेला बंदा इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। रिलायंस जैसे बड़े बड़े अपने को काम करने हैं। नासिक का मेट्रो का प्रोजेक्ट आपको पता है, उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट कुछ 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसको देने वाले हैं, कोई तो भी बड़े कंपनी को देंगे, ऑफ कोर्स बड़े कंपनी को देंगे। मेरे से बंदे को देंगे क्या, नहीं देंगे। क्यों, 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कमलेश चांडक अकेले कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लगेगा, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह ऐसी कंपनी लगेंगी जो आपके लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगी, उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगी, कहाँ से सोर्सिंग करेंगी उसकी, तो शेयर से, डिबेंचर से, डेट से, अलग अलग तरीके से करेगी, और अल्टीमेटली थोड़े दिन रन करने के बाद में उससे वो पैसा कमाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा क्या रहता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट। बिजनेस फर्म के पास क्या है, कैपिटल मार्केट का एक्सेस है। उनको चाहिए वो जगह से वो क्या कर सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म को ऑफकोर्स कैपिटल मार्केट का एक्सेस रहता है, वो चाहिए तो शेयर ला सकते हैं, डिबेंचर्स ला सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। शेयर्स के अंदर भी 2 टाइप है, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंसेस इशू कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड इशू कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, वो पैसा ले सकते हैं। कोई कंपनी के पास जाके उनको भी बोल देंगे कि हमको भाई लोन दो, वो बैंक में वाली कंपनी कोई रहेंगी,
तो वो भी उनको क्या करेंगी, लोन दे देंगी। तो उनको क्या है, एक्सेस अवेलेबल है किसका, तो कैपिटल मार्केट का एक्सेस अवेलेबल है। उनकी फाइनेंशियल नीड उस कैपिटल मार्केट के एक्सेस से उनका हो जाएगा। और उनको वहाँ पे क्या अवेलेबल है भाई, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग उनको अवेलेबल है। ठीक है, उनको एक ही सोर्स से पैसा लेना ज़रूरी है क्या, नहीं, अलग अलग सोर्सेस से वो क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। उनको इस तरह से पैसा लेना है कि उनके लिए क्या रहेगा, उसका कॉस्ट कम रहेगा, और वो कम कॉस्ट से अगर काम करेंगे तो उनका प्रॉफिट कैसा रहेगा, मैक्सिमम रह पाएगा। तो ये कंपनी को डिसीजन लेना है उनके पास अवेलेबल होने वाले बहुत सारे चॉइसेस के अंदर से कि अपने लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके। The firm can choose whether it wants to raise equity or debt capital. Firm can even opt for bank loan, public deposit, debentures etc. to raise finance. आगे वही बोला हुआ है कि उनको इक्विटी से पैसा लाना है, डेट लेना है, डेट के अंदर भी उनको बैंक लोन लेना है, पब्लिक डिपॉजिट से करना है कि डिबेंचर्स इशू करने हैं कि और कोई बॉन्ड वॉन्ड इशू कर कर पैसा रेस करना है, वो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अभी रिसेंटली मिस्टर अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए 8,000 करोड़ रुपये के डिबेंचर्स इशू किए। क्यों, इतने बड़े आदमी के पास, जिसके पास इतने 3-4 लाख करोड़ रुपए का असेट्स है, 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की असेट्स उनके पास मानी जाती है, अभी फिलहाल रिसेंट फोर्ब्स में बताया था। ठीक है, तो उसको 8,000 करोड़ रुपए कम पड़ गए क्या, हाँ भाई, बिजनेस में कम पड़ता है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो उससे शेयर्स इशू कर सकते थे ना, सब लोग तो एकदम पागल जैसे दीवानों जैसे उनके शेयर्स लेते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने शेयर्स, उनके पास ऑप्शन था तो उन्होंने क्या किया, शेयर्स इशू किए क्या, नहीं, उन्होंने चॉइस किया क्या, बैंक के पास भी जाते थे और बैंक लोन दे देती थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल सब बैंक्स की पोजीशन थोड़ी सी खराब है, तो उन्होंने क्या बोला, भाई बैंक के झंझट में नहीं पड़ते, अपन क्या करते हैं, सीधा डिबेंचर इशू करेंगे, पब्लिक के पास जाएंगे और पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक हमको पैसा दो, हमको बिजनेस में लग रहा है। ठीक है, इस तरह से मिस्टर अंबानी ने डिबेंचर से क्या किया, पैसा रेज किया। तो इस चीज़ की, ये फाइनेंशियल डिसीजन की जो चॉइस रहती है वो अपने पास रहती है, अपने को कौन से सोर्स से पैसा लेना है, कहाँ से पैसा रेज या फिर अक्वायर करना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। और ये कंपनी के लिए ये काम कौन करता है, तो भाई फाइनेंस मैनेजर या फिर हमारे जो CFO साहब रहते हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, वो ये भी इंश्योर करता है कि कंपनी के पास कैपिटल क्या है, एकदम अच्छे से कैपिटल है, उनको कैपिटल कम नहीं पड़ेगा। पान टपरी खोली है एंड 5,000 रुपये अगर लगा दिए तो उसमें शायद वो चल जाएंगी। मॉल चलेगा क्या 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये में नहीं चलने वाला है कि नहीं। उसके लिए उनके पास इनफ कैपिटल है कि नहीं, ये भी मेक श्योर करने का काम कौन करेगा, तो मिस्टर फाइनेंस मैनेजर करेंगे। और वही ये इंश्योर कर कर क्या करेंगे, आपके लिए अच्छा कैपिटल बना के रखेंगे, प्रॉपर अमाउंट आपके लिए अवेलेबल करा कर रखेंगे। ठीक है, ओके, दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द फर्म हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। बस एक ही सिंगल सोर्स से लेंगे क्या ज़रूरी है क्या, नहीं, हम चाहिए तो सिंगल सोर्स से ले सकते हैं, हम लोग डेट से ले सकते हैं मैक्सिमम, हम लोग इक्विटी से मैक्सिमम ले सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में, इक्वल कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। किसी तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कैपिटल का कॉम्बिनेशन रह सकता है, जिसको हम लोग बुलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से भी मैनेज करेंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो हमारे फाइनेंस मैनेजर सर लेंगे, और वो बताएंगे कि हमारे लिए क्या ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे कैपिटल मार्केट के बारे में उन्होंने छोटा सा बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, देखो, कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो लोन्स लेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स आप कैसे कैसे ले सकते हो, तो डिबेंचर से ले सकते हो, बॉन्ड इश्यू कर सकते हो, फिर बैंक से लॉन्ग टर्म के 15 साल 20 साल के लोन ले सकते हो, वो रहेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा क्या रहेगा, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, भाई लॉन्ग टर्म है। इक्विटी शेयर्स का पैसा आप कंपनी जब बंद होगी तब आप बेच देना चाहोगे, अनलेस अनटिल आप बायबैक नाम का कंसेप्ट उसमें ला रहे हो। ठीक है, तो आपको इक्विटी शेयर्स में पैसा कंपनी बंद होने के बाद में देना है, मतलब छोटे पीरियड के लिए आप कंपनी खोलोगे क्या, नहीं खोलोगे, है कि नहीं। उसके लिए आप जॉइंट वेंचर वगैरह ऐसी चीज़ें करते हो, पार्टनरशिप करते हो। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करते हो, कंपनी बनाते हो जो सालों साल चलती रहती है। इंसान मर जाएगा लेकिन कंपनी मरेंगी ही नहीं, तो उसका हम लोग गिन सकते क्या लाइफ उसकी, नहीं। इक्विटी शेयर्स की लाइफ देख सकते क्या हम लोग, गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते। तो किसका पार्ट बन जाएंगी वो, मनी मार्केट का, शॉर्ट टर्म वाले का बनेंगी कि लॉन्ग टर्म वाले का बनेंगी, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म वाले का बनेंगी, यानी कि किसका पार्ट बनेंगे वो, कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट का पार्ट बनने वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला हुआ है, अभी अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 1 मिनट, बस थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया।
ओके। इसके आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोगों को क्या देखने का है भाई, ठीक है, पैसा आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेके रेस तो कर लिया, आपने आपके चॉइस के सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम लोगों ने पैसा क्या कर लिया, ला तो लिया। अभी ये पैसा हम लोग डालेंगे कहाँ पे, कौन से जगह पे हम लोग ये पैसा इन्वेस्ट या फिर स्पेंड करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। स्पेंड मतलब क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, पैसा गया तो गया। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, ऐसे जगह पे हम लोग पैसा डालेंगे, ऐसे जगह पे हमारा पैसे का पेमेंट हम लोग करेंगे जहाँ से हम लोग क्या होगा, आगे जाके और रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऐसे हम लोग असेट्स एक्वायर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो आगे देखो क्या बोला हुआ है, वंस द बिजनेस हैज़ गेन द एक्सेस ऑफ कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ द फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। कंपनी को पैसा कैसे यूज़ करना है भाई, सिस्टमैटिक मैनर में। ऐसा किधर भी कोई भी चीज़ ले लिया, बहुत पैसा आ गया अपने पास, चलो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, इस तरह से हमको करना नहीं है। कभी देखे नहीं जैसा करने का नहीं रहता। हमको क्या करना रहता है भाई, जो चीज़ नीडफुल है वही हम लोग लेंगे, फालतू की हर चीज़ ले लेके रखेंगे क्या, बहुत पैसा आ गया इसके लिए, नहीं, इस तरह से नहीं करना रहता। हमको किस तरह से काम करना पड़ता है भाई, सिस्टमैटिक मैनर से काम करना पड़ता है। और अभी सिस्टमैटिक मैनर का अल्टीमेट एम क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। आपको क्या करना है, पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपको क्या मिले, कंपनी को क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले। किसके लिए, तो उसके ओनर्स के लिए, उनका प्रॉफिट, उनका बॉटम लाइन कैसा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े, कंपनी की वैल्यू बढ़े, कंपनी का कैपिटल बढ़े और कंपनी प्रॉस्परस रहे, लॉन्ग टर्म में अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। उसके रिजर्व्स एकदम बड़े बड़े होने चाहिए। ये काम कौन करता है, ये देखने का काम कौन करता है, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर करता है। और उस तरह से ही वो इन्वेस्टमेंट करता है। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा बोल देते हैं कि आपने क्या करना है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस फर्म में ऑडिट करता था, उन्होंने एक फॉरेन की गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर की थी दूसरी कंट्री में। मैं आपको उसकी कंट्री का नाम वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोगों को एक डिस्क्लोजर का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम लोगों का किया जाता है, ठीक है। तो वो एक अलग कंट्री में थे, उस कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स था, ठीक है। उन्होंने जब वो कंपनी एक्वायर की तो उसके अंदर उनकी फैक्ट्री वाली बिल्डिंग कुछ थी, एक बड़ा सा लैंड का एरिया था, उसके अंदर कुछ फैक्ट्री वाली बिल्डिंग थी जो उनके लिए यूज़फुल थी, और एक बिल्डिंग ऐसी थी जो कि उनके लिए कुछ काम में नहीं आ रही थी। तो बहुत बड़ी एक 4-5 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर अननेसेसरी उनको 3 साल टैक्स पे करना पड़ा, प्रॉपर्टी टैक्स नाम से, ठीक है। और उस कंट्री में टैक्स भी इस तरह से था कि वो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल भी कम नहीं था, ठीक है। आप प्रॉपर्टी समझो अगर 1 करोड़ रुपए की रहेंगे तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर ऐसा समझ लो कि उसके ऊपर 5 लाख रुपए उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो कंपनी को वो चीज़ परवडरी नहीं थी, उनके लिए बिल्कुल भी वो इकोनॉमिकल नहीं था और फिजिबल नहीं था। तो कंपनी ने रातों रात डिसीजन लिया क्या करने का, उस पूरी बिल्डिंग को क्या कर दो, गिरा दो, ना रहेगा बांस ना बजेंगी बांसुरी, ठीक है, ना रहेंगी बिल्डिंग ना लगेगा उसका टैक्स। तो इस तरह से कंपनी ने क्या किया, अपना डिसीजन लिया। ऑफकोर्स ये अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ नहीं रखनी है, यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते वक्त भी देखते हैं। जब उन्होंने कंपनी खरीदी तो रेडीमेड बिल्डिंग थी, तो उनको वो पैकेज के अंदर आ गए, आगे उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को तोड़ डाला पूरा का पूरा, क्योंकि उनके लिए उसको कैरी करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। कोई भी हेवी सी चीज़ अगर हमारे बैग में डाल दे, हमको उसको वजन नहीं जम रहा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं ना। वैसे उन्होंने क्या किया, वही डिसीजन लिया, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ दिया तो इसलिए हम लोगों को अलग लगता है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन इसी तरह से होता है। इसी तरह से कंपनी देखती है कि आपको कौन सी चीज़ से फ़ायदा होने वाला तो वो चीज़ लो, और जिससे फ़ायदा नहीं होने वाला वो क्या कर दो, वो चीज़ आप लो ही मत, आप तोड़ दो, या फिर वो चीज़ खरीदो ही मत, मतलब आगे का कुछ सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर या फिर वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट आप करोगे नहीं, ठीक है। तो कंपनी को इस तरह से यूज़ ऑफ फंड करना पड़ता है कि उनको क्या रहेगा, मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे, किसके लिए, उनके ओनर्स के लिए। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप जो कैपिटल यूज़ कर रहे हो उसका आपको कॉस्ट किस हिसाब से लग रहा है, आपको वो कॉस्ट मिनिमम है क्या, कम से कम लग रही है क्या। आपको अगर कॉस्ट ही ज़्यादा लगने वाला होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ज़्यादा रहेगा, तो आपने उस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर से रिटर्न भी कैसे देखना चाहिए, ज़्यादा देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 करोड़ रुपए का लोन लेता हूँ, ठीक है, बैंक से या फिर डिबेंचर से एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है,
12% उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है हर साल को, ठीक है। तो और वो 100 करोड़ रुपए मैं क्या करूँगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, और इन्वेस्टमेंट इसी तरह से करूँगा ना कि उस 100 करोड़ रुपए से कम कितना मैं कमाऊँ, कम से कम 12 करोड़ रुपए। बस 12 करोड़ रुपए कमा कर चलेगा क्या, नहीं, 12 करोड़ रुपए तो मैं किसको दूंगा, बस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या फिर डिबेंचर्स के जो मेरे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, जिन्होंने मुझे डिबेंचर्स के लिए पैसा दिया हुआ है वो पब्लिक को दूंगा। लेकिन मैं उससे रिटर्न कैसा कमाना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा कमाना चाहूँगा, बिल्कुल भी कम कमाना चाहूँगा नहीं, ठीक है। तो कंपनी क्या करने वाली है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगी, और उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो ज़्यादा रिटर्न देगा, जहाँ पे हमको रिटर्न 12 करोड़ के कॉस्ट के सामने 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, उसके ऊपर मिलने वाला 1 रुपये भी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है। वही चीज़ में इन्वेस्ट करेंगी। अगर हम लोग 12 करोड़ के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई चीज़ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उससे हमको रिटर्न मिल रहा है 10 करोड़ रुपया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हम लोग कितना पैसा कमाएंगे, 100 करोड़ रुपये हम लोगों का पहले से था, 10 करोड़ रुपये हम लोगों को उसके ऊपर इनकम आया, बराबर, ठीक है। बिफोर पेइंग ऑफ इंटरेस्ट हमको 10 करोड़ रुपये आया, और हमको उसमें से क्या करना पड़ा, 12 करोड़ रुपये क्या करना पड़ा, वापस इंटरेस्ट में पे करना पड़ा। तो 100 प्लस 110 करोड़ रुपये मैंने रिटर्न कमाया, वो 100 प्लस 10 करोड़ रुपये मैंने रिटर्न कमाया, वो टोटल हो गया मेरा कितना, 110 करोड़ रुपया। उसमें से मैंने पे किया कितना, 12 करोड़ रुपया। अल्टीमेटली मेरे पास बचा कितना, 98 करोड़ रुपीज़। मेरे एक साल पहले जो 100 करोड़ थे वो आज कितने बन गए, 98 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं, ऐसी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, अपना कोई ना कोई पार्ट बेच देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर अंबानी ने भी अभी जियो के अंदर 10% का स्टेक बेचा, क्यों बेचा, तो भाई उनके लिए वो फिजिबल नहीं था, उनको लगा कि भाई नहीं, थोड़ा सा मुझे और पैसा भी लग रहा है, ऐसा भी उनका रिक्वायरमेंट रह सकता, या फिर क्या उनका रिक्वायरमेंट था, उनको लग रहा है कि भाई इसके सामने मेरे को इन्वेस्टमेंट के सामने उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। फोर्ड मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर जैसा बड़ा ब्रांड टाटा मोटर्स को बेच दिया, क्यों बेचा, तो उनके लिए वो फ्रूटफुल बिजनेस नहीं था, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके अंदर ज़्यादा था, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी उसके ऊपर कम था, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर हम लोग क्या मेक श्योर करेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें, ठीक है। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, once they know that cost of capital firm can deploy and use the funds in such a way that return are more than cost of capital। कंपनी क्या करेंगी, ऐसी जगह पे फंड्स अपने डिप्लॉय करेंगी कि जहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 12 करोड़ रुपए हमको मिल रहा है, चलेगा क्या उस इन्वेस्टमेंट से, नहीं। 10 करोड़ रुपये मिल रहा है, चलेगा क्या, नहीं। 13 करोड़ रुपये मिल रहा है, चलेगा क्या, हाँ चलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा तो मिल रहा है ना ऊपर, चलेगा। 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ 1 रुपये मिल रहा है, चलेगा क्या, चलेगा। 11 करोड़ 99,99,999 इतना पैसा मिल रहा है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 1 रुपये का फिर भी लॉस रहेगा। तो आपका हमेशा क्या करना चाहिए, आपका रिटर्न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किस चीज़ से, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये काम कौन मेक श्योर करने का काम करेगा, तो हमारे फाइनेंस मैनेजर मेक श्योर करने का काम करेंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैपिटल बजटिंग। आप जो कोई भी लोग आगे CA CS MBA कर रहे हैं उनको ये चीज़ पढ़ने मिलेंगी, कैपिटल बजटिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोगों ने हमारे CA के करिकुलम में, हमको CA IPCC में भी था और फाइनेंस में भी था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया हुआ है इस कैपिटल बजटिंग के अंदर। और ये बहुत मतलब लॉजिकली हमको माइंड चलाने देती है और हम लोगों को बोलती है कि कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी चीज़ में नहीं करना चाहिए। आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, कौन सी चीज़ से बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है और उसका कॉस्ट कितना है, वो हम लोग कंपेयर करेंगे। जिसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा और रिटर्न कम रहेगा वो हम लोग चीज़ परस्यू करेंगे नहीं, और जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट कम है वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, परस्यू करेंगे। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारे लेंगे, ठीक है। ओके, चलो दोस्तों, ये लेक्चर के अंदर मैं अभी इतना ही लेता हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर, जो इसके अगला ही टॉपिक है, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।